दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि मुख्य संसद का निच्च सदन जो होते लोकसभा निम्न सदन उसका प्रमुख और एक तरह से कार्यकारी सदस्य होता है, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। इसके बारे में आज हम विभिन्न जानकारियां हासिल करेंगे। वास्तविक कार्यकारिणी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। प्रथम और कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो रहे हैं मोरारजी देसाई हैं। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी 13 दिन तक रहे थे। एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया चौधरी चरण सिंह रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी रही है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों रहे हैं। दोस्तों, आगे हम इसमें देखें, ऐसा प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था HD देवेगौड़ा है, और ऐसा प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था PV नरसिम्हा राव थे। दोस्तों, आगे देखें प्रधानमंत्री एवं उनके कार्यकाल। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों, जो हमारे द्वारा चलाई जा रही है। इसमें सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यह जो प्रधानमंत्री सीरीज है, या और भी जो जानकारियां आप तक दी जा रही हैं, यह जानकारियां प्रमुख रूप से आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसको आप सीखने का काम करें मित्रों। देखें हम नाम और कार्यकाल। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक यह रहे दोस्तों। 1947 से 1964 तक आप लगाएं तो आप देख सकते हैं यह 17 साल, लगभग 17 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक रहे हैं। इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक रही हैं। मोरारजी जो देसाई थे वह 1977 से 1979 तक इनका कार्यकाल रहा है। चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक इनका कार्यकाल रहा है। इंदिरा गांधी 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रही हैं। राजीव गांधी जो थे 1984 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा है। BP सिंह 1989 से 1990 तक इन्हीं के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इन्हीं के कार्यकाल में 1989 से जो 1989 तक 90 तक रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, विश्व रत्न कहे जाते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज, उनको इनके कार्यकाल में ही भारत रत्न दिया गया है। और BP सिंह के कार्यकाल में ही OBC समाज के लिए मंडल कमीशन का सिफारिश लागू की गई, जिसमें 40 सिफारिशें हैं, जिसमें से 2 सिफारिशें लागू हुई है। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में हुई है, और दूसरा उनको आरक्षण के रूप में यह मिला हुआ है। तो ये बहुत ही कम उनको 27% आरक्षण है, जबकि उनकी पूरी भारत में 60% आबादी कही जाती है, जिसकी अभी तक उनकी कहा जाए तो जनगणना नहीं हुई है कि वह आज के वर्तमान समय में कितनी जनसंख्या OBC की हो गई है। तो दोस्तों, BP सिंह एक बहुत ही अच्छे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने OBC समाज के लिए एक नई दिशा दी और 27% आरक्षण को लागू करने का काम किया। दोस्तों, चंद्रशेखर जो कि 1990-1991 के बीच में रहे हैं। PV नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक इनका कार्यकाल है। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 26 मई और 1996 को यह रहे हैं। HD देवेगौड़ा जो कि रहे 1996 से 1997 तक इनका कार्यकाल था। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक इनका कार्यकाल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 12 अक्टूबर 1999, 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक इनका कार्यकाल रहा है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से अब तक रहे हैं। दोस्तों, अब तक नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद 2004 से इनने दो बार प्रधानमंत्री बने हैं, और तीसरी बार में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में चुनकर आए, और फिर पुनः चुनकर यह दूसरी बार अपने
प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है। महान्यायवादी यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति की सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखनी जरूरी होती है और इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है और इसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का भी अधिकार होता है, परंतु वह वोट नहीं दे सकता। दोस्तों अगला जो हम देखेंगे इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं दोस्तों, इनको देखें तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी कार्यावधि 6 वर्ष की होती है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों में भारत और प्रत्येक राज्य या प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से सभी प्रकार के व्यय की संपरीक्षा और उन पर यह प्रतिवेदन क्या ऐसा व्यय विधि के अनुसार है, संघ और राज्यों की आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से हुए सभी व्ययों की संपरीक्षा और उन पर प्रतिवेदन, संघ या राज्य के विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार तथा विनिर्माण के हानि और लाभ लेखाओं की संपरीक्षा और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना शामिल होता है। दोस्तों सीधी सी भाषा में कहें, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक जिसको कैग कहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है दोस्तों कि भारत में होने वाले लेखा व्यय, जो आय व्यय का खर्चा होता है, कहाँ से लिया कहाँ दिया, इन सब की ऑडिट रिपोर्ट को देने का काम नियंत्रक महालेखा परीक्षक हर 15 दिन में, हर महीने में यह करते हैं। लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि भारत जब हमारा 2014 को हमने नया राष्ट्रपति चुना, उसके बाद से कैग की रिपोर्ट आना धीरे धीरे बंद हो गई। इससे यह साबित होता है कि भारत कितना आर्थिक रूप से कमजोर होता चला जा रहा है। इसकी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है। क्योंकि इसकी रिपोर्ट ना आने का यह कारण होता है कि हम बजट का ठीक अनुमान नहीं लगा पाते हैं और किस प्रकार से देश में क्या कौन सी जगह में कितना आय व्यय गया है, उसका कुछ भी ऑडिट नहीं होने से हम देश में आने वाले जो धन है, जो हम टैक्स के रूप में पेयर करते हैं, वह कहाँ जा रहा है, कैसे यूज हो रहा है, इसके बारे में ऑडिट रिपोर्ट ना होने से हम देश की उन्नति का आकलन नहीं लगा सकते। तो इस सरकार में यह देखा गया है कि बहुत देरी से आते हैं ऑडिट, और या तो अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है तो ऑडिट रिपोर्ट तो अभी आई भी नहीं है। दोस्तों यह तथ्यगत बात है, इसको आप विभिन्न चैनलों के माध्यम से देख सकते हैं। पहले चर्चाएं हुआ करती थी लेकिन अब तो ये चर्चा भी नहीं होती है। तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हम देखें तो संघ सरकार और राज्य सरकारों में नियुक्ति के लिए परीक्षा की योजना बनाने का कार्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक होता है। दोस्तों इसके सदस्य अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र पद मुक्त हो सकते हैं और राष्ट्रपति के आदेश पर कथित दुराचार के लिए पद से हटाया भी जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय मामले की जांच कर राष्ट्रपति के पास अपनी रिपोर्ट भेज देता है और इसके आधार पर राष्ट्रपति फैसला करता है। इसको संघ लोक सेवा आयोग का हम जो सदस्य उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेवा समाप्ति के बाद आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष सरकार के अधीन कोई नियुक्ति नहीं पा सकता है। दोस्तों आज हम संघ लोक सेवा आयोग में एक चीज देखने को आ रही है कि पीछे के रास्ते से कलेक्टरों की भर्ती की जा रही है। भले ही वो अमेरिका के अनुसार आईएएस की भर्ती की जा रही है, लेकिन यह एक बहुत ही मतलब भारत के लोकतंत्र के हिसाब से ये गलत है। क्योंकि रोस्टर के हिसाब से SC ST और OBC को ठीक प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, इसलिए यह गलत है। पीछे के रास्ते से एक तरह से हम ये कह सकें कि जनरल वाला व्यक्ति ही उसमें आईएएस बन पा रहा है बिना एग्जाम दिए, तो यह गलत है। आगे देखें दोस्तों, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति इसका गठन करता है। इसका एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक कार्यों के बारे में अनुभव प्राप्त होता है। वित्त आयोग के कार्यों में संघ और राज्यों के बीच
करों के शुद्ध आगमनों के वितरण के बारे में राष्ट्रपति से सिफारिश करना, भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करना और राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना शामिल है। वित्त आयोग का काम होता है दोस्तों, यह संवैधानिक संरचना है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। तो आज हमको देखने को रिजर्व बैंक से एक चीज मिल रही है दोस्तों कि भारत का 20 लाख करोड़ रुपया यहाँ से निकाल लिया गया है मोदी सरकार के द्वारा पहले ही, और अभी जब कोरोना की दूसरी लहर आई है जिसमें 90,000 करोड़ संचित निधि और विदेश से बहुत सारा धन उधार ले लिया गया है। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, बहुत ही भयावह है। ऐसा सामने आता है कि आर्थिक संकट हमारे वह वह जूझने का काम हम कर रहे हैं, जिस ना कोई रिपोर्ट आती है, ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं होता है। और ये जो सरकार है आंसू बहा बहा के बहुत सा काम कर रही है दोस्तों, इतना खराब काम जो कि आज किसान 6 महीने से बैठे हुए हैं। 400 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, जिसमें 2 किसान कोरोना से हुए, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। यह गलत है, जबकि 400 पे कोई इन्होंने सहानुभूति नहीं दिखाई। और भी जानकारियां विशेष रूप से, जैसे किसान आंदोलन को आपने लॉकडाउन में लाया और अभी लॉकडाउन लगा है तो उसको हटाने का काम भी आप नहीं कर रहे हैं, यह सभी के सामने देखने को आ रहा है दोस्तों। तो यह विशेष रूप से आप जानकारी रखें, क्योंकि देश में क्या चीज़ें घट रही हैं और इनको किस लिए किस काम के लिए घटाई जा रही है, उनके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में भी आप जानकारी रखें। तो दोस्तों हमारा काम तो अवेयरनेस करना है, एक सच्चा नागरिक बनाना, जिससे कि देश का सच्चा नागरिक वही होता है जो कि सवाल पूछ सके और सवाल कर सके, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, भारत का राष्ट्रीय गान है जनगणमन, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ और भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीयता है भारतीय और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी अंग्रेजी है और भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा है और भारत का राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते। भारत की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं और भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र दस्तावेज श्वेत पत्र। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। मैं यहाँ कहना चाहूँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपिता जो कहे जाने चाहिए ज्योतिराव फुले होने चाहिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी कोई ना कोई भारत की ऐसी उपाधि जिससे कि वो उनका निरंतर नाम लिया जा सके, उनको देने का यहाँ पर भी काम करें। नोटों में भी बाबा साहब आए, कुछ ऐसा काम ये लोग करें। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। तो दोस्तों आज हमने इस सीरीज में प्रधानमंत्री के बारे में, महान्यायवादी के बारे में, नियंत्रक महालेखा के बारे में और संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग के बारे में जानकारी हासिल की। ऐसे ही हम आगे के अंक में भारतीय अर्थव्यवस्था की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की भारत की जनगणना 2011 के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यह जानकारी हमारे द्वारा आपके लिए लाई जा रही है। कैसी लगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद मित्रों।